हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए। खास तौर पे जो यूपीएससी एग्जाम तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो है फायदा उठा सकते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी उनके लिए रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। हिमालय क्षेत्र। देखिए, हिमालय क्षेत्र के बारे में जानना बहुत ही रोचक रहेगा और इसकी विशेषताओं को जान के और भी आप रोमांचित हो जाओगे, क्योंकि हिमालय आपको पता है कि हिमालय हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट अपना स्थान रखता है। क्योंकि बहुत से जो चाहे आक्रमणकारी हो, चाहे बहुत से जो यात्री थे असेंट टाइम में जो थे इसी क्षेत्रों का उपयोग किए। और कहते हैं हिमालय जो है हमारे बहुत तरह से जो है फायदेमंद है, क्योंकि ये बहुत सारे हवाओं को जो है इधर आने से रोकती है, बहुत सी घटनाओं को आने से यहाँ रोकती है। इवन कि ये मौसम को परिवर्तन करने में भी हिमालय का अपना विशेष स्थान रहता है। तो ये जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा कि हिमालय क्षेत्र क्या है। कहते हैं हिमालय पर्वत क्षेत्र जो है विश्व की विशालतम और उच्चतम जो है पर्वतीय श्रृंखलाएं हैं और यह औसतन जो है 2400 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, इस श्रृंखला ने न सिर्फ हमलावरों को आने से रोका है, बल्कि उत्तर की ओर से आने वाले मानसूनी शीतलहर से भी हमारी सुरक्षा करती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये हमलावरों को भी आने से रोकता है, क्योंकि वहाँ की जो विषम परिस्थिति होती है वो हमलावर सह नहीं पाते हैं। और कहते हैं वहाँ उधर साइड से मानसूनी शीतलहर जो आती है उससे भी हमारे देश को जो है सुरक्षा प्रदान करती है। यह समुद्र से उठने वाली मानसून हवाओं को भी रोककर उत्तरी मैदान क्षेत्र में वर्षा का कारण बनाती है। यानी उत्तरी मैदान में जो वर्षा होता है वो हिमालय के कारण ही माना जा सकता है। यद्यपि कुछ ऐसे पर्वतीय दरारें हैं जिनसे गुजर कर हमलावर जो है व्यापारी और जो है धर्म प्रचारक यहाँ पहुंचे। यद्यपि यह जटिल क्षेत्र है। इन्होंने प्राचीन काल में मध्य एशिया, चीन और तिब्बत जैसे देशों से जो है सांस्कृतिक संबंध विकसित करने में सहायता भी किया है। तो कहते हैं हिमालय का अपना एक विशेष स्थान है और उसका स्थान जो है कोई ले नहीं सकता। इनके बारे में जो है जानना और भी अधिक महत्वपूर्ण रहेगा। देखा जाए तो यहाँ उत्तर पश्चिम दिशा में जो है विभाजित हिमालय श्रृंखलाओं में भारतीय मैदान क्षेत्रों का जो है पाकिस्तान के जरिए ईरान और मध्य एशिया को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग शामिल है। इनमें जो है गोमल, बोलेंस एंड खेवर्स पास शामिल है और ग्रीक, शक और कुषाण, हून और अन्य विदेशी जनजातियों ने इन्हीं मार्गों के जरिए भारत में प्रवेश किया था। और इसी प्रकार बौद्ध धर्म और अन्य भारतीय विशेषताएं इन्हीं पर्वतीय मार्ग के जरिए जो है पाकिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचती है। तो आप समझ सकते हो, चाहे ग्रीक हो, शक हो, कुषाण हो, हून हो, चाहे अन्य विदेशी जनजाति हो, इसी मार्ग का उपयोग किया और भारत का जो है शोषण भी किया, लेकिन बहुत से कुछ जो थे सुधार भी किया। तो देखा जाए तो हिमालय का अपना एक विशेष स्थान है और ये जानना आपके लिए और भी रोचक रहेगा इसकी मैदानी क्षेत्र के बारे में। तो चलिए देखते हैं मैदानी क्षेत्र के बारे में क्या हमारे समक्ष जो है विशेषता है। तो चलिए उत्तर भारत के हम नदियों, तटीय मैदानों के क्षेत्र के विषय में चर्चा करें। यहाँ पर जो हम हिमालय के विषय में चर्चा कर रहे हैं उसमें हम उत्तर भारत की नदी, तटीय और मैदान क्षेत्र के विषय में अगर चर्चा ना करें तो यह अधूरी बात मानी जाएगी। क्योंकि उत्तर भारत का नदी, तटीय, मैदान किस प्रकार है तो ये हिमालय क्षेत्र के रीजन्स में ही आते हैं। हिमालय क्षेत्र के भारत की सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से जो है प्रभावित 3 नदियाँ तंत्र उपलब्ध कराए हैं। यानी देखा जाए तो यहाँ पर सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो है हिमालय क्षेत्र से ही जो है उपलब्ध हुई है। और इन नदियों ने अपने अपने क्षेत्रों को उपजाऊ बनाने के साथ साथ यहाँ के स्थायी निवासियों और हमलावरों को भी काफ़ी आकर्षित किया है, क्योंकि यहाँ पर हर तरह से जो थी कंडीशन लोगों के रहने के लिए और उनके सुविधाओं के लिए फेवरेबल थी। इसलिए हर जो है हमलावर यहाँ पर जरूर अपना जो है प्रभाव डालने की कोशिश किया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्षेत्र है जो सभी हमलावरों को यहाँ आकर्षित किया था। कहते सिंधु नदी के मैदान में क्षेत्रों में पंजाब और जो है सिंध सम्मिलित है। यानी देखा जाए तो सिंधु नदी के मैदानी क्षेत्र में पंजाब और सिंध सम्मिलित है और सिंध नदी की सहयोगी नदियों की सिंचाई ने इस भू क्षेत्र को एक विस्तृत उपजाऊ मैदान बना दिया है, जिसके कारण यह क्षेत्र इस उपमहाद्वीप का खाद्य केंद्र भी बन गया है। और इस कथन का यह कारण है क्योंकि यह क्षेत्र गेहूं की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं पंजाब की सामरिक स्थिति और समृद्धि ने प्राचीन काल से ही विदेशी हमलावरों को काफ़ी आकर्षण किया है। सिंध नदी क्षेत्र में निचली जो है सिंधु घाटी और डेल्टा शामिल है। आपको पता ही होगा कि बहुत से हमलावर ने जो है हिमालय के क्षेत्रों का ही उपयोग किया और कारण यही था कि यहाँ की जो उपजाऊ भूमि थी और यहाँ पर जो समृद्ध थी लोग थे उसके देख के वो लोग काफ़ी आकर्षित होते थे और अपना जीवन यापन भी वो इसी क्षेत्र में करना चाहते थे। सिंध क्षेत्र में निचली सिंधु घाटी और डेल्टा शामिल है।
सिंधु नदी के मैदान में ही इस उपमहाद्वीप में पहली बार हड़प्पा जो है संस्कृति की शहरी सभ्यता के विकास की झांकी देखने को मिलता है, जिसके विषय में जो है हम अगले चैप्टर में करेंगे। तो अगला चैप्टर भी जो है सिंधु घाटी सभ्यता का रहेगा, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। उस पर भी हम विस्तार पूर्वक सभी बातों पे चर्चा करेंगे, तो अगला चैप्टर देखना मत भूलना। देखा जाए तो गंगा घाटी में सिंधु क्षेत्र की तुलना में अधिक वर्षा होती है और यह क्षेत्र अधिक नमी वाला है। गंगा के मैदानी क्षेत्रों के तीन उप क्षेत्रों में बांट दिया गया है और ये है ऊपरी, मध्य और निम्न। गंगा नदी के ऊपरी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के पश्चिम और दक्षिणी क्षेत्र शामिल है। कहते हैं प्राचीन काल से ही इस क्षेत्र में जो है सांस्कृतिक विकास दिखाई देता है और उत्तर वैदिक युग में यह आर्य का निवास स्थान बन गया था और यहाँ रहकर उन्होंने खेती बाड़ी हर तरह के जो है कार्य करने में सक्षम पाए थे। कहते हैं मध्य गंगा की मैदान क्षेत्र अधिक उपजाऊ है, उसमें जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार शामिल है। यह वह क्षेत्र है जहाँ 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व कौशल, काशी और मगध जैसे महाजनपद ने अपना जो है क्षेत्र स्थापित किए थे। आपको पता ही होगा कि इस क्षेत्र में कौशल, काशी और मगध जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है राजाओं ने यहाँ पर राज किया था और भारत के दो प्रमुख धर्म जैसे जैन और बौद्ध धर्म का भी जन्म इन्हीं क्षेत्रों में ही हुआ था। तो ये क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं, धर्म के रिगार्डिंग भी और उपजाऊ क्षेत्र के अनुसार भी। गंगा के निचले मैदान क्षेत्रों में बंगाल क्षेत्र शामिल है और इसका उत्तरी क्षेत्र जो है ब्रह्मपुत्र द्वारा सिंचित क्षेत्र है। कहते हैं भारी वर्षा से यहाँ घने जंगल और दलदलीय भू विकसित हो गई है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है शुरू में यहाँ आवास विकसित करने में काफ़ी कठिनाई पैदा हुई थी, क्योंकि आपको पता है हिमालय के क्षेत्र है तो हिमालय के क्षेत्र में रहना संभव नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ठंड अधिक पड़ती है और सारे साल रहती है। तो इसलिए यहाँ पर जो है जनजीवन को जो है सेटलमेंट करना बहुत बड़ी कठिनाई थी, लेकिन फिर भी जो है लोगों ने अपना जीवन यापन करने की हर तरह से संभवतः कोशिश किया है और यहाँ पर वो लोग रह भी रहे हैं। लेकिन इसके तटीय क्षेत्र इस उपमहाद्वीपों के अन्य क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के बीच भी परस्पर संचार के महत्वपूर्ण मार्ग साबित हुए हैं। कहते हैं तम्र जो है लिपित अथवा तमलुक इस क्षेत्र का एक प्रमुख बंदरगाह था, जिसने व्यापारिक गतिविधियों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए बंदरगाह का मतलब यही होता है जहां पर जो है सारे व्यापारी उतरते हैं और वहां से व्यापार शुरू करते हैं। देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय जो था कलकत्ता का जो समुद्र किनारा था वो बंदरगाह था, जहां से वो लोग जो सुचारू रूप से अपना कार्य संपलित करते थे। तो ये बंदरगाह बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहाँ पर व्यापारी जो होते हैं अपना व्यापारिक गतिविधियों का जो है चरम सीमा पर पहुँचाते हैं। पूर्वी भारत को जो है महानदी और इसकी अन्य धाराओं द्वारा विकसित तटीय मैदानों के रूप में पहचाना जाता है और इस क्षेत्र के उपजाऊ तटीय क्षेत्र जो है काफ़ी कृषि, समाज और जो है संस्कृति विकास में बहुत काफ़ी योगदान दिया है। अगर देखा जाए तो नंद और मौर्य राजवंशों के काल में भी 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व यह गंगा सभ्यता के संपर्क में आया था। देखा जाए तो 1000 ईसा पूर्व पश्चात जो है आसपास उड़ीसा की अपनी भाषी और संस्कृति पहचान विकसित होने शुरू हो गए। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आता है कि नंद और मौर्य राजवंशों के कालों में जो है गंगा सभ्यता के संपर्क में आया और 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास उड़ीसा की अपनी भाषी और संस्कृति पहचान विकसित करने में ये सफल भी हो गए। कहते हैं पश्चिमी भारतीय क्षेत्र में राजस्थान और गुजरात के आधुनिक प्रदेश सम्मिलित हैं। यानी पश्चिमी अगर देखा जाए भारतीय क्षेत्र में राजस्थान और गुजरात का एक अपना महत्वपूर्ण योगदान है। यह अपनी काली मिट्टी की वजह से विशेष पहचान रखता है, यानी काली मिट्टी इन क्षेत्रों में काफ़ी मात्रा में पाई जाती है, जो कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है। ये एक बात याद रखना दोस्तों कि काली मिट्टी में कपास की खेती जो होती है बहुत अच्छी होती है। अल्पशुष्क क्षेत्रों में घिरा राजस्थान का जो है थार मरुस्थल गंगा के मैदानी क्षेत्र की तरह उपजाऊ नहीं था, इसलिए इस क्षेत्र को जो है कृषि के लिए अधिक उपयोगी नहीं समझा गया। यद्यपि बाद में 18वीं शताब्दी में जो रहट तंत्र यांत्रिक की सिंचाई के विकास के बाद यहाँ अनेक प्रकार की आबादी का निवास शुरू हुआ, क्योंकि उन्होंने जो 8वीं शताब्दी में जो है राहट द्वारा जो है उन्होंने सिंचाई करना सीख लिया, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है बहुत से निवासी जो है बस गए, बहुत से लोग आके यहाँ बस गए। गुजरात में साबरमती, माई, नर्मदा और ताप्ती नदी के उपजाऊ मैदान के कारण यहाँ बहुत ही समृद्धि आई है। गुजरात के अधिक लंबे तटीय क्षेत्र में भी अपनी बंदरगाहों के जरिए अन्य देशों में संबंधित विकसित करने में भारी सहयोग भी दिया है और इस क्षेत्र को बहुत ही महत्वपूर्ण
जो है समुद्री तटीय बंदरगाह रहे हैं, कहते भावुक कक्ष और दमदुल भरोच इसके सबसे अच्छा एग्जाम्पल के रूप में देखा जा सकता है। यदि हम यहाँ पर बात करें प्रायद्वीपीय भारत की, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आता है प्रायद्वीपीय भारत के रिगार्डिंग, यानी पेनिनसुलर ऑफ इंडिया। देखिए प्रायद्वीपीय भारत में दक्षिण का पठार और दक्षिण भारत के समुद्री मैदानी क्षेत्र शामिल है। ठीक है, इसको चित्र में भी आप मानचित्र में भी देख सकते हो। यह पठार जो विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के दक्षिण में स्थित है और इसे 3 मुख्य क्षेत्र में विभाजित किया गया है। अगर आपको पेनिनसुलर का क्वेश्चन आ जाता है कि पेनिनसुलर क्या होता है, प्रायद्वीपीय भारत से आप क्या समझते हैं, प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है, तो ये बहुत काफ़ी सुंदर आंसर है जिसको आप समझ सकते हो। ठीक है, तो आपको दिमाग में ये रखना है कि ये जो है दक्षिण का पठार और दक्षिण भारत के समुद्री तटीय मैदान क्षेत्र सम्मिलित होते हैं इसमें, और यह पठार जो है विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के दक्षिण में स्थित है और 3 मुख्य क्षेत्रों में विभाजित भी इसको किया जाता है, जिसमें अधिकतर जो है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के आधुनिक प्रदेश आते हैं। कहते तांबे और पत्थर के औजारों का जो उपयोग करने वाले लोगों का जो है ताम्र पाषाण युगीन स्थल ज़्यादातर यहीं पर पाए गए हैं, यानी ताम्र पाषाण युगीन के समय में जो हमें मिले हैं औजार उन इन्हीं क्षेत्र में मिले हैं। कर्नाटक में दक्षिण पश्चिमी दक्कन क्षेत्र भी सम्मिलित है और यह जल और अन्य संसाधनों की जो उपलब्धता के लिए अधिक सुविधाजनक रहा है। चावल की खेती के कारण जो है रायचूर द्वाब क्षेत्र को दक्षिण भारत का चावल केंद्र कहा जाता है, यानी बॉल्स ऑफ राइस। कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाता है कि बॉल्स ऑफ राइस किसे कहते हैं, तो याद रखना कि ये जो होता है यहाँ पर किसको कहते हैं, चावल की खेती के कारण जो है रायचूर द्वाब क्षेत्र को जो है हम यहाँ दक्षिण भारत का चावल केंद्र भी कह सकते हैं। और यह क्षेत्र जो है विभिन्न बंदरगाहों में परस्पर युद्ध का कारण भी रहा है, क्योंकि यहाँ पर उपजाऊ क्षेत्र रहा है, तो हर समय जो है युद्ध का सबसे बड़ा कारण भी इसी क्षेत्रों को ही माना जाता है। यह क्षेत्र विभिन्न बंदरगाहों में परस्पर युद्ध का कारण रहा। ऐतिहासिक काल से ही इन क्षेत्रों में लोगों का निवास रहा, यानी काफ़ी अच्छा यहाँ पर क्षेत्र होने के कारण, यहाँ पर उपजाऊ होने के कारण सभी लोगों का ये क्षेत्र है मनपसंद रहा है। पठार क्षेत्र में भी जो है पश्चिम और पूर्वी घाटों पर पहाड़ी भूप्रदेश है और यह पहाड़ियाँ पश्चिम तट पर जो है पश्चिमी घाट के नज़दीक से बिल्कुल ही सीधा ऊंचाई की तरफ बढ़ते हुए हैं। पूर्व दिशा में पठार की तरफ ढलान में चली जाती है और जजुनार, कन्हरी और कोरल पर इसमें अनेक मार्ग दरारें श्रेणी स्थित होते हैं और यह मार्ग इस बंदरगाह को जो है पश्चिम समुद्र तट को जोड़ने वाले जो है व्यापारिक मार्ग के रूप में उपयोग कर रहे हैं। व्यापारिक मार्ग का तो मतलब समझ ही गए होंगे कि इन दरारों का उपयोग जो है आज व्यापारिक क्षेत्र के रूप में किया जाता है, यानी व्यापार करने वाले इसी मार्ग का जो है उपयोग करते हैं। कहते हैं पश्चिमी घाटों के दक्षिण किनारों पालघाट दरारों का है, यानी पश्चिमी घाट के जो है वो पालघाट दरारों के लिए जानी जाती है, जो कि पश्चिम समुद्र तट के जो है कावेरी घाटी से जोड़ती है और इसमें जो है प्राचीन काल से लेकर आज तक भारत, रोम, इंडो रोम व्यापार में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। पूर्वी घाट धीरे धीरे पठार और समुद्री तटीय मैदान क्षेत्र में ढलते चले जा रहे हैं। समुद्री तट मैदानी क्षेत्र में पूर्व में तमिलनाडु और पश्चिम में केरल प्रदेश आते हैं। तमिलनाडु में नदियां मौसमी होती है और जिसके परिणाम स्वरूप प्राचीन काल से ही इस क्षेत्र के लोग तालाबों द्वारा सिंचाई पर अधिक निर्भर रहे हैं, यानी तालाबों द्वारा यहाँ सिंचाई जो होती है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रहता है। फिर भी कावेरी डेल्टा क्षेत्र जो है मानव के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहा है और इसमें चावल की खेती के लिए जो है अवसर प्रदान किए हैं और यहीं पर जो है ऐतिहासिक काल की संगम सभ्यता का विकास भी दिखाई दिया है, यानी देखा जाए तो ऐतिहासिक काल के संगम सभ्यता का भी विकास यहीं पे हुआ है और तमिल क्षेत्र में इन्होंने जो है अपनी एक विभिन्न भाषीय संस्कृति पहचान विकसित कर लिया है, तो जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट जो हमारे समक्ष रहेगा वो है पर्यावरण का प्रभाव। देखिए पर्यावरण प्रभाव भी जो है हिमालय में किस प्रकार की रहती है, तो ये जानना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए देखते हैं पर्यावरण का प्रभाव जो है हिमालय के क्षेत्र में किस प्रकार का रहता है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आ गया है अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट पर्यावरण का प्रभाव। देखिए हिमालय क्षेत्र के आसपास जो है पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये जानना हमारे लिए बहुत काफ़ी रोचक रहेगा कि पर्यावरण का जो है हिमालय क्षेत्र में कैसा प्रभाव रहता है और क्या ये जीवन के लिए पर्याप्त जो है कंडीशन देता है। तो ये सब बातें जानना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। हमने हर बात पे चर्चा यहाँ पर किया है कि उत्तर भारत के नदी तटीय क्षेत्र मैदान कैसा था, प्रायद्वीपीय पठार कैसा था। अगर हम पर्यावरण के प्रभाव नहीं जानेंगे तो ये हमारा टॉपिक अधूरा रह जाएगा। तो ये जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा कि पर्यावरण का वहाँ पर किस प्रकार का प्रभाव रहता है हिमालय क्षेत्रों में।
किसी भी क्षेत्र में लोगों के आवास की स्थिति इस बात पर निर्भर करता है कि उस स्थान की परिवेश यानी पर्यावरण की स्थिति कैसी है। देखिए, कोई भी जीवन पर प्रभाव तो जनरली सी बात है वहाँ के पर्यावरण पर ही पड़ता है, और पर्यावरण के कारण जो है इंसानों में पड़ता है। तो कोई भी क्षेत्र में अगर इंसान रहेगा कि नहीं रहेगा, इसका पर्यावरण का प्रभाव 100% पड़ता है। और पर्यावरण हमारे आसपास के परिवेशों की स्थिति और वातावरण होता है जिसमें विभिन्न प्रकार की जातियां, मानव, पशु और पेड़ पौधे जीवित रहते हैं और वहाँ पर वो अपना काम भी करते हैं। पर्यावरण मुख्य रूप से किसी स्थान का वातावरण, भूभाग, पेड़ पौधे और पशु यानी वनस्पति और प्राणी जगत आदि के शामिल होते हैं, यानी फ्लोरा एंड फौना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि प्राचीन काल से लेकर आज तक पर्यावरण ने लोगों के जीवन और इतिहास को किस प्रकार प्रभावित किया है। लोग स्थायी आवास के लिए जो है अर्ध शुष्क क्षेत्र अधिक उपयोगी होते हैं। उदाहरण के लिए सिंध क्षेत्र, जहां पर प्राचीन काल में इसी प्रकार के वातावरण रहा है, में जो है समृद्ध हड़प्पा सभ्यता विकास भी हुई है और इसने शहरी आवास विकसित करने में भी सहयोग दिया है। यानी इसने शहरी आवास को विकास करने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसी प्रकार बिहार में पाटलिपुत्र का विकास और मगध के महत्व को भी वहाँ की भौगोलिक विशेषताओं और पर्यावरण के जो है मद्देनजर इसके परस्पर संबंधों के अनुरूप परिभाषित किया जा सकता है। पाटलिपुत्र गंगा और सोन और गंडक नदी से जो है घिरा था, जिन्होंने इस स्थान को जो है नैसर्गिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ जो है आंतरिक संचार की सुविधा को भी उपलब्ध करवाई थी। इसके अतिरिक्त उपजाऊ जो है सिंध गंगा के मैदान क्षेत्र ने भी यहाँ धनी आबादी के विकास बनाए रखने में सहायता किया है। अगर आपको समझ हो इस बात का हो कि इंसान वहाँ निवास करते हैं जहाँ पर उनको हर तरह के जो है पर्यावरण संतुलन मिलता हो, वहाँ पर रहने लायक स्थिति हो, तो ऐसे क्षेत्र जो होते हैं काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र में भी आ जाते हैं। और यहाँ पर जो है काफ़ी उपजाऊ होने के कारण धनी आबादी होना एक स्वाभाविक बात रहती है। पर्यावरणीय परिस्थिति किसी भी क्षेत्र के संभावित संसाधनों को भी निर्धारित करती है। कहते हैं वनांचल क्षेत्र यानी वनांचल क्षेत्र लकड़ी का बड़ा स्रोत हो सकते हैं, तो समुद्री तटीय क्षेत्र जो है समुद्री उत्पादों के स्रोत भी हो सकते हैं। चट्टानों में जो है भरपूर पहाड़ी क्षेत्र जिनमें जो है खनिज अयस्क यानी कच्ची धातु भी सम्मिलित है, धातु विज्ञान के विकास में सहायक हो सकता है। जैसे मगध जो है लोहे की कच्ची खानों के नज़दीक और छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में पत्थरों के स्रोत यानी उद्गम स्थानों और लकड़ी के क्षेत्र के नज़दीक स्थित होते हैं। तो बड़े बड़े जो उद्योग होते हैं उन क्षेत्रों में लगाए जाते हैं जहां पर कच्चे माल जो है आसानी से उपलब्ध हो। इसलिए सबसे अच्छा यहाँ एग्जाम्पल है जो आपके समक्ष था, मगध लोहे की कच्ची खानों के लिए जाना जाता है और छोटा नागपुर जो है पत्थरों के जो स्रोत के रूप में जाना जाता है। उसी तरह जो है सबका अपना अपना एक विशेष स्थान रखता है। इस वजह से जो है मगध की स्थिति बहुत काफ़ी मजबूत हो जाती है। जीवन के रहन सहन और जो है आहार व्यवहार भी पर्यावरणीय परिस्थिति में प्रभावित होते हैं। नदी के मैदानी क्षेत्र में जो खचार वाली मिट्टी बाढ़ से प्रभावित होती है, यानी खचार वाली मिट्टी जो होती है काफ़ी बाढ़ के कारण ये काफ़ी प्रभावित होती है और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति जो है अधिक पैदावार में सहायक भी होती है। मिट्टी की किस्म किसी स्थान की फसल पद्धति को भी निर्धारित करती है। जैसे काली मिट्टी कपास की खेती करने के लिए अच्छी होती है। कहते हैं बढ़ते उत्पादन के फलस्वरूप वस्तुओं के परस्पर से लेन देन की गतिविधियों को बढ़ावा भी मिलता है, जिससे बड़े पैमाने पर व्यापार विकसित होता है। जल मार्ग की सुविधाओं से जो है संपन्न नदियां वाले क्षेत्रों में विकसित व्यापार और संचार नेटवर्क देखने में आए हैं। जातक और अन्य उपलब्ध जो है हमारी प्राचीन साहित्यिक पुस्तकों में प्राचीन भारत में अनेक जलमार्गों के होने के उपलब्ध जो उल्लेख मिलती है और इसी प्रकार समुद्र तटीय जो है जलमार्ग विभिन्न समुद्री देशों के व्यापार की प्रगति को बढ़ावा भी देता है। पहाड़ी मार्ग इस संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए तो पाल घाट द्रावण ने पूर्व और पश्चिम समुद्री तट को आपस में जोड़ा है और प्राचीन काल में भारत रोम व्यापार करने के लिए काफ़ी अनुकूल थी। तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ के पर्यावरण स्थिति ही उसको जो है बनाती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किसी क्षेत्र की जो है भौतिक विशेषता और पर्यावरण उस क्षेत्र की ऐतिहासिक प्रक्रिया का जो है खुलासा करने में काफ़ी सहयोग देते हैं। संसाधनों से जो है समृद्ध क्षेत्र महत्वपूर्ण थे, जबकि जहाँ इन संसाधनों की कमी रही वहाँ कम विकास हुआ, यानी जहाँ संसाधन नहीं वहाँ मनुष्य भी नहीं रहना पसंद करते हैं। यह समीक्षा जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि आवास पद्धति और जीविका का तरीका स्थानीय संसाधन के उपयोग पर निर्भर करता है, जिसके परिणाम स्वरूप पर जो है क्षेत्र का जो है तकनीकी विकास
निर्भर करता है। यहाँ पर जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक जो आया है, जो कि हमारा टॉपिक है पूरा पाषाण युग यानी पैलियोलिथिक सभ्यता, यानी ये हमारा टॉपिक जो है भारत का भौगोलिक परिवेश और जो है प्रागैतिहासिक जो है सभ्यताओं के अंतर्गत हमारा ये टॉपिक आया है, पूरा पाषाण युग सभ्यताएं। कहते हैं पैलियोलिथिक शब्द जो है ग्रीक शब्द पैलियो से निकला है, जिसका अर्थ है पुराना, और लिथिक का शब्द का अर्थ होता है पत्थर से लिया गया है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो लिथिक का मतलब होता है पत्थर, ठीक है, और पैलियोस का मतलब होता है पुराना, इसलिए जो है पैलियोलिथिक युग का अर्थ हुआ पूरा पाषाण युग। कहते हैं ये समय काल बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जहाँ इंसानों ने अपना विकास का जो है शुभ आरंभ किया था। पुरातत्वविदों ने इस सभ्यता का जो है कालखंड 2 मिलियन वर्ष पूर्व अत्यंत न्यूनतम युग यानी जो प्लेटोसीन एज को बताया है। प्लेटोसीन काल इस युग का वह भौगोलिक काल है जब धरती की सतह बर्फ से बिल्कुल ही ढकी हुई थी और मौसम इतना ठंडा था कि मनुष्य अथवा वनस्पति किसी का भी जीवित रहना संभव नहीं था। लेकिन फिर भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जहां बर्फ पिघल गई थी, मानव की जो है प्रागैतिहासिक जातियां जीवित रह सकती थी। लोग पहाड़ी चट्टानों के आसपास रहते थे और अपनी सुरक्षा के लिए सिर्फ पत्थर से बने औजारों का ही प्रयोग किया करते थे। फिर भी औजार बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली कच्ची सामग्री का चुनाव एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होता था और इस सामग्री की उपलब्धता पर निर्भर होता था। जैसे महाराष्ट्र क्षेत्र में उपलब्ध बेसलॉट और कर्नाटक क्षेत्र में पाए जाने वाला चूना पत्थर। औजारों की किस्म और उन्हें गढ़ने की तकनीक की जो है प्रतीक प्राकृतिक आधार पर जो है पैलियोलिथिक सभ्यताएं यानी पाषाण युगीन सभ्यताओं को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। एक तो था आरंभिक अथवा पूरा पाषाण युग यानी अर्ली पैलियोलिथिक कहते थे, एक जो था मध्य पाषाण युग जिसको मिडल पैलियोलिथिक एज कहते थे, और उसके बाद था उन्नत या उच्च पाषाण युग। तो इसको 3 भागों में जो है विभक्त किया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा और काफ़ी दिलचस्प भी रहेगा। देखा जाए तो हमारा पहला पॉइंट यही सी बात को दर्शाता है कि पूरा पाषाण युग यानी पैलियोलिथिक के औजार कैसे थे। पूरा पाषाण युग चरण में मुख्य औजार थे हाथ की कुल्हाड़ी, गडासा और काटने के लिए औजार थे। ये औजार बहुत ही बेढंगे और भारी होते थे और पत्थरों से बनाए गए थे और धीरे धीरे नुकीले और हल्के औजार भी बनाए जाने लग गए। तो कह सकते हो कि उस समय बनाने का जो पद्धति थी वो बेढंग था और काफ़ी हैवी होता था, क्योंकि उस समय उनको उस बात की समझ नहीं थी कि जो हमारा औजार हो कैसा हो। मध्य पाषाण युग के मुख्य औजार थे जो खपचियों की तरह से चपटे औजार होते थे। उत्तर पाषाण युग में जो मूल्यतः जो तक्षीण बुरेंस और कुदेरने वाले स्पोल्स औजार हुआ करते थे, जो कि हम डायग्राम में भी देखेंगे। यहाँ पर आपके समक्ष जो है क्लियर दिख रहा होगा कि पूरा पाषाण युग के काटने वाले औजार और हाथ की कुल्हाड़ी किस प्रकार के बनाए जाते थे। अगर आप देखोगे तो बहुत ही ये बेढंगे हैं और बहुत काफ़ी हैवी भी है और काफ़ी ये जो है उनके लिए उपयोगी सिद्ध भी होता था। तो ये औजारें साफ बताते हैं कि उनका जो टेक्निक थी बहुत साधारण थी, सिर्फ अपने बचाव के लिए इन तरह के जो है पत्थरों का वो लोग इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि उस समय उनकी इतनी बुद्धि नहीं थी, इसलिए इस तरह के औजार का जो है उपयोग करना एक स्वाभाविक बात बन गई थी। उसके पश्चात यहाँ पर आता है मध्य पाषाण युग के काटने वाले औजार और हाथ की कुल्हाड़ी। देखिए इसमें थोड़ा सा विकास हुआ, थोड़ा विकसित बनाया उन्होंने। बेशक ये हैवी थी लेकिन फिर भी बहुत काफ़ी जो है इनके लिए इम्पोर्टेंट था और ये कई शेप में आपको नज़र आ रहा होगा जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो औजार थे उस समय के लिए बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट होते थे और ये कई तरह के जो है उनके लिए हेल्पफुल भी था। तो इस तरह के औजार का विकास करना उनके जो है जीवन का उन्नति का पहला जो है सबूत के रूप में देखा जा सकता है। उसके पश्चात आता है उत्तर पाषाण युग के काटने वाले औजार और जो है हाथ वाली कुल्हाड़ी। देखिए ये जो था और भी विकास की जो है कगार पे वो लोग आ गए और काफ़ी जो है थोड़ा सा विकसित नज़र आने लग गया। यानी देखा जाए तो समय के साथ बदलाव होना काफ़ी इंपॉर्टेंट था और उनके औजार में भी इन बातों की झलक हमें साफ दिखाई देती है। अब इन औजारों की कुछ विशेषता अगर हम जानें कि आखिर इसकी विशेषता क्या थी तो ये हमारे लिए काफ़ी दिलचस्प रहेगा। कहते हैं हत्थे वाली कुल्हाड़ी में हत्था चौड़ा और काम करने वाले हिस्सा पतला हुआ करता था। यानी कुल्हाड़ी जो होता था
जहाँ से वो काम करते थे वो काफ़ी चौड़ा होता था और जिसे वो काटते थे बहुत ही पतला हुआ करता था। पेड़ काटने और जड़ों को खोदने के लिए इसका उपयोग साधारण रूप में किया जाता था उस समय। आरी का सिरा दो भागों से बटा होता था और इसका उपयोग पेड़ों के तनों को चीरने के लिए होता था। गड़ासा का एक मुख्य औजार था जिसका काम करने का एक ही सिरा होता था और इसे काटने का काम करने के लिए उपयोग में लाया जाता था। बुरिन तक्ष पतली खपचियों तथा ब्लेडों की तरह होती थी और इसका उपयोग नरम पत्थरों और हड्डियों या चट्टानों पर खुदाई के काम के लिए किया जाता था। छीलने वाले औजार स्कोप्स भी पतली खपचियों के बने होते थे और पैरों के छाले और पशुओं और चमड़ी प्राप्त करने के लिए तथा छीलने के काम के लिए इसका उपयोग साधारण रूप से किया जाता था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट औजार थे जो उस समय के लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे और काफ़ी उपयोगी भी थे। उसके पश्चात हमारे समक्ष है पाषाण युगीन स्थानों के भौगोलिक विभाजन। आखिर पाषाण युगीन स्थानों का भौगोलिक विभाजन क्या है, तो भौगोलिक विभाजन जानना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। कहते हैं पाषाण युगीन स्थलों के भौगोलिक विभाजन से यह संकेत मिलता है कि यह सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीपों की संपूर्ण लंबाई चौड़ाई के विस्तार में फैली हुई थी। उत्तर में कश्मीर घाटी और रामापिंडी जो कि अब पाकिस्तान में है कि स्वर्ण घाटी में से प्राचीन पत्थरों के औजार प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में लूनी नदी के किनारे के स्थान पर पत्थर के प्राचीन औजार प्राप्त हुए हैं और पश्चिमी भारत में ये साबरमती, माही और इसकी सहयोगी नदियों के स्थलों पर पत्थरों के प्राचीन औजार मिले हैं। कहते हैं महाराष्ट्र में इसके प्रमुख स्थान रहे हैं और गोदावरी की सहायता नदी नेवासा के पास और ताप्ती नदी तट पर पटन का पास, मध्य प्रदेश में भीम बेटिका भोपाल के पास और होशंगाबाद जिले में आदमगढ़ इसी चट्टानी आड़ में पूरा पाषाण युग और मध्य प्राचीन युग के संबंध में औजारें प्राप्त हुई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रहता है कि पाषाण युगीन स्थानों के भौगोलिक विभाजन के कारण हमें हर क्षेत्र में कुछ न कुछ पूरा पाषाण युग के पूरी सामग्री मिली है। उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी मोटे तौर पर इलाहाबाद और वाराणसी के मध्य फैला क्षेत्र है और इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रही है। यहाँ मिले औजारों से प्राचीन पाषाण युग से लेकर निरंतर आज तक मानवीय व्यवसाय के दर्शन हमें प्राप्त होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आ जाती है। यदि पूर्व की ओर बढ़े तो असम और मेघालय गारो की पहाड़ी सहित वहाँ के आसपास के क्षेत्र में इतिहास पूर्व काल की कलाकृतियों पाई गई है और बंगाल, उड़ीसा और बिहार के अनेक स्थानों पर भी प्राचीन पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए हैं। प्रायद्वीपीय भारत में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में प्राचीन पाषाण युग से संबंध औजार मिलने के समाचार मिले हैं हमें। तमिलनाडु में इसका मुख्य स्थल रहा है। कहते हैं अटिक्रम मक्कस में चिरंगपुर क्षेत्र में स्थित है और प्राचीन पाषाण युग की जीविका का मुख्य आधार पशुओं का शिकार और फलों और उसकी जड़ों से खाद्य सामग्री सहित करना माना गया है। अन्य शब्दों में उस युग के लोग मुख्यतः शिकार और संग्रहकर्ताओं थे जिनका कोई अस्थायी निवास नहीं होता था। यानी वो शिकार करते थे और शिकार करते करते कई क्षेत्रों में पहुंच जाते थे और संग्रह करता थे, यानी कई चीज़ों को संग्रह करके भी रखना उनके मूल्य आधार थी, लेकिन फिर भी ये लोग थे अस्थायी नहीं थे। ऊपर की चर्चा के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इतिहास पूर्व काल के प्राचीन पाषाण युग की सभ्यता लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीपों में फैली हुई थी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ दर्शाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है जीवकोपार्जन की पद्धति, यानी जीवन जीने की क्या पद्धति थी, यानी जीवन यापन की पद्धति क्या थी। कहते हैं प्राचीन पाषाण युग के लोगों में जीवनोपार्जन के लिए शिकार और खाद्य सामग्री संग्रहित करने का चलन था। उन्होंने शिकार करने, कुतरने, काटने, खोदने और अन्य उद्देश्य के लिए औजारों का साधारण औजार बनाए और उन्होंने खानाबदोशों जैसे जीवन बिताया। और जहाँ पर भी पानी और आसानी से उपलब्धता के साथ साथ पेड़ पौधे और पशु जैसे संसाधन की बहुलता मिली, उन्हीं स्थानों पर स्थानांतरित होते चले गए। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था उनके जीवन यापन की पद्धति के अंतर्गत। इस मैप से भी समझा जा सकता है कि प्राचीन पाषाण युग के स्थल कहाँ कहाँ थे। आप देख सकते हो, बुद्ध पुष्कर दिख रहा होगा आपको, सिंधु घाटी, नदी घाटी भी दिख रही होगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्थान था जहाँ पर ये लोग निवास स्थान अपना बनाए थे। साथ में आप देख सकते हो कि अंधगढ़ में होगा भीम बेटका में, ठीक है, और कुमोल और ऐसे ही
नगर जो है कोंड में भी इनकी जो है मुख्य स्थान थी, रानीगुंड में। तो ये सारे क्षेत्र थे जहाँ पर इनका निवास स्थान के कुछ न कुछ हमें प्रमाण मिलते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात आती है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है मेसोलिथिक संस्कृति, ये काफ़ी मानने में इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि हम इसके बारे में ये बात जानेंगे कि मध्य पाषाण युगीन सभ्यताओं का क्या खासियत थी। तो सबसे पहले तो ये जान लेना हमारे लिए ज़रूरी रहेगा कि मेसोलिथिक शब्द का अर्थ क्या होता है, आखिर इस समय किस प्रकार की जो है औजार है, उनका जीवन शैली और किस तरह भौगोलिक स्थिति में लोग रहते थे और इस समय कंडीशन क्या था। तो ये सारी क्वेश्चन आपके माइंड में होगा, तो ये सारे सोल्यूशन जो है हम यहाँ पर देखेंगे। मेसोलिथिक शब्द दो शब्दों के संयोजन से बना है, मेसो और लिथिक। ग्रीक भाषा में मेसो का अर्थ होता है मध्य और लिथिक का अर्थ होता है पत्थर, अर्थात इतिहास पूर्व काल के मेसोलिथिक युग के मध्य पाषाण युग के रूप में पहचाना जा सकता है। यह समय प्राचीन पाषाण युग और नव पाषाण युग के मध्य का जो है संक्रमणकालिक चरण रहा है। जैसे प्राथमिक खोजों के आधार पर भारतीय महाद्वीप में मध्य पाषाण युग का आरंभ 10,000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है, यानी 10,000 साल पहले इस सभ्यता का जो है विकास हुआ था। इस अवधि के दौरान तापमान में काफी वृद्धि दिखाई दी, जिसके परिणाम स्वरूप वातावरण में गर्मी आई और इन परिवर्तनों की वजह से प्राचीन युग और बर्फ पिघलती गई, जिससे वनस्पति और प्राणी जगत में बहुत से परिवर्तन भी दिखाई दिए। यद्यपि मनुष्य अभी भी शिकारी और भोजन संग्रहकर्ता के स्तर पर ही था, परंतु अब उसने मछली पालन और जानवरों का पालन भी शुरू कर दिया। यानी मछली पालन करना और जानवरों का पालन करना इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट इस काल में था। कहते हैं भीमबेटका भोपाल के पास में चट्टानों पर इस प्रकार काल में की गई चित्रकारी यह संकेत मिलता है कि लोगों ने सकारात्मक रुचि विकसित हो गई थी। तो देखा जाए तो ये काल जो था पहले काल से थोड़ा डिफरेंट था। पहले में जो था बिल्कुल बर्फ से ढका हुआ काल था, जहाँ पर जीवन बहुत ही मुश्किल से रहती थी, सिर्फ उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो था जीवन संभव था। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो सारे बर्फ पिघल रहे थे और गर्मी का क्षेत्र बन गया था और यहाँ पर कई तरह से उन्होंने जीवन भी यापन भी सीख लिया था। मछली पालन जो है, शिकार करना, जानवरों को पालना, तो इस तरह की चीज़ें जो थी उस समय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी, यानी मध्य पाषाण युग के कारण। तो देखते हैं आगे क्या है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है मध्य पाषाण युग के औजार। देखिए औजार में भी कुछ विशेषता इस समय काल में देखने को मिला। मध्य पाषाण युग में प्रयुक्त किए जाने वाले पत्थर के सूक्ष्म औजार आकार में बहुत ही छोटे होते थे, यानी उसमें सूक्ष्म औजारों का उपयोग किया जाता था और इनकी लंबाई 1 से 8 सेंटीमीटर के बीच अलग अलग होती थी और इन्हें मोटे तौर पर छीले गए पतली खपचिया जैसे टुकड़ों से बनाए जाते थे। इनमें कुछ औजारों का आकार जो थी ज्योतिषीय रूप में होता था, जैसे कि आपका जो है स्कूल के बैग में अगर आपने ज्योमेट्री बॉक्स होगा जिसमें त्रिकोणीय आपको मिलेगा, चंद्रकार मिलेगा, तो उस तरह के इसका जो था उनके टूल हुआ करते थे। यानी उनके जो औजार होते थे ज्योमेट्रिकीय रूप में होता था, मैथमेटिक कैलकुलेशन के लिए बॉक्स जो यूज़ होता है वैसा था। यानी इसमें थे त्रिकोण, अर्धचंद्रकार, लंबवतकार और इनके औजार के तीर या भाला बनाने के लिए वादा या उनमें बैठाया जा सकता था। इस प्रकार से उन्होंने बनाया था, जैसे कि इस चित्र में भी आप देख सकते हो कि इनके औजार किस प्रकार के थे। आपको इस चित्र को देख के ये एहसास हो गया होगा कि उनके औजार जो थे आपके ज्योमेट्री जैसे ही थे। जैसे ज्योमेट्री में आपको होता है, देखिए त्रिकोण है, यहाँ पर लंब जो समलंब है, जो पुष्ट फलक है, नव चंद्रकार है, अंड वनमुखी है, चतुर्थ फलक है, सुआ है, रुबिन फलक है, पार्श्वी फलक है। तो ये इस तरह के जो हुआ करते थे उनके औजार हुआ करते थे इस काल के अंतर्गत। और भी आप देख सकते हो इसमें फलक हो गया, जो खतर खुरची थी, 2 मुहानके थे, सिर वाले खुरचेले थे, तो इस प्रकार के थे। और भी हैं जिसको हम देख सकते हैं नीचे। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कटेदार वर्ची, मुड़ी, हंसिया, दस्ते के लेकर सक्ष फलक। तो इस तरह के जो औजार थे उस समय के जो थे काफ़ी इम्पोर्टेंट थे और काफ़ी उपयोगी भी थे। तभी जो थे वो मछली पालन और पशुपालन करने में बहुत ही आसान सक्षम हो गए थे और समय भी उनके अनुकूल हो गया था। देखा जाए तो अगला हमारा टॉपिक जो है मध्य पाषाण युगीन स्थलों और जो है भौगोलिक विभाजन। आखिर उस समय भौगोलिक विभाजन किस प्रकार की थी,
मध्य पाषाण युगीन स्थलों के विभाजन से संकेत मिलता है कि मध्य पाषाण युगीन जो है सभ्यताओं का आवास उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम भारत में मिलता है। इस सभ्यता के प्रमुख स्थल थे गुजरात में जो है लंगरनास जिला होम संग्राम, और मध्य प्रदेश में जो है भीम बेटका जो है भोपाल के पास है, और उत्तर प्रदेश में जो है चौपानी मांडे यानी इलाहाबाद के पास वेलन घाटी, और पश्चिम बंगाल में जो था बीरभापुर था, जिला वर्धमान था, और कर्नाटक में जो है था संगनाकालू जिला जो था बेल्लारी, और दक्षिण तमिलनाडु में जो है तूतीकोरिन। तो ये सारे चीज़ें जो थी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, जिसको जानना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है जीवन यापन की पद्धति। देखिए जीवन यापन की पद्धति उनका किस प्रकार से था। कहते हैं ये समय जो था थोड़ा सा गर्म था, थोड़ा सा रहने लायक बन गया था, बर्फ़ पिघल रहे थे। तो उस समय जीवन यापन की कुछ पद्धतियाँ जो उन्होंने जाना और समझा वो अत्यंत महत्वपूर्ण थी। मध्य पाषाण युग के लोग सभी भी अपना जीवन को यापन शिकार और संग्रह से करते थे। यानी उनका जीवन का जो मेन यापन होती थी वो शिकार होता था या संग्रह से किया करते थे। परंतु जब शिकार के तरीकों से कुछ बदलाव आ गया था, जैसे कि प्राचीन पाषाण युग के बड़े जानवरों के स्थान पर छोटे छोटे पशुओं को भी शिकार होने लग गया था, जिन पर जो है धनुष बाण और तीरों से आक्रमण किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त जो है मछली पालन और पक्षियों के शिकार को भी महत्व दिया जाने लग गया था। मवेशियाँ, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, चूहे, जंगली सांड, दरियाई घोड़े, कुत्ते, लोमड़ी, छिपकली, मेढक, मछलियाँ आदि प्राणियों के अवशेष मध्यकालीन पाषाण स्थान से प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब ये साफ हो जाता है कि इन चीज़ों का वो लोग प्रयोग किया करते थे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होता था। यानी जीवन यापन करने के लिए हर तरह से जो है मवेशियाँ, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, चूहे, जंगली जानवरों पर वो आश्रित थे। और देखा जाए तो मछली पालन करना भी उनका प्रमुख था, और पशुओं के शिकार और पक्षियों के शिकार करना उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य में से एक था अपना जीवन यापन करने के लिए। तो ये काफ़ी मानने में इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आता है। यदि हम यहाँ पर बात करें अत्यंत महत्वपूर्ण युग यानी नव पाषाण युग की सभ्यता और खाद्य उत्पाद का आगमन, यानी इस समय जो था मनुष्य ने बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ जान चुका था, इसलिए इसको नव पाषाण युग की सभ्यताओं के रूप में यहाँ परिभाषित करने की कोशिश किया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। कहते इतिहास पूर्व अंतिम चरम को नव पाषाण युग का नाम दिया गया, और जो है नियोलिथिक्स शब्द को ग्रीक शब्द नियो जिसका अर्थ था नया, और लिथिक्स जिसका अर्थ था पत्थर से लिया गया है। अंततः नियोलिथिक्स युग का अर्थ है मानव सभ्यता का नव पाषाण युग यानी नया पाषाण युग। भारतीय उपमहाद्वीप में इसका काल जो है क्रमशः 8000 BC यानी ईसा पूर्व माना जाता है। नियोलिथिक शब्द का निर्माण जॉन लुबक द्वारा किया गया था। युग की प्रमुख विशेषताएं थी नए किस्म के घिसाई और पॉलिश किए गए पत्थर के औजार, इस काल के पौधों की खेती और घरेलू पशुपालन की शुरुआत के रूप में भी पहचाना जा सकता है। इसके वजह से जीवन में अस्थायी आवास की शुरुआत हुई और गांवों में आबादी का जो है विकास हुआ। नव पाषाण युग में निम्नलिखित विशेषताओं में से जाना जा सकता है। इनकी विशेषता देखा जाए तो सबसे पहले तो यही था, कृषि संबंधी गतिविधियों का इस समय आरंभ हो चुका था। घरों में पशुपालन करना उन्होंने शुरू कर दिया था। तीखे नुकेले पत्थर के औजार की घिसाई और उन पर पॉलिश की शुरुआत भी इसी समय के दौरान हुआ था। पटरी मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करना यानी इनका सबसे बड़ा खासियतों में से एक था, जिसको वो संग्रहालय के लिए उपयोग किया करते थे। यानी जो वीट वूट्स होती थी उसको ग्रेन उनको जो है इकट्ठा करने के लिए जो है पॉटरी का इस्तेमाल किया करते थे, यानी मिट्टी के बर्तनों का, जो कि इनके बहुत महत्वपूर्ण में से एक था। उसके पश्चात आता है कि पहला पॉइंट कि नव पाषाणिक क्रांति क्या थी। नव पाषाणिक क्रांति से आप क्या समझते हो? कहते हैं व्यक्तियों के जीवन में आए महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के आधार पर जो है कभी कभी इस काल अवधि को हम नव पाषाण क्रांति का नाम भी दिया जा सकता है। पहने और पॉलिश किए गए पत्थरों के नए औजारों ने मिट्टी की जुताई को आसान बना दिया था। इसके साथ साथ पशुएं घरों में रख कर पालने का चलन भी शुरू हो चुका था। इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप खेतीबाड़ी करने वाले स्थायी जातियों की स्थापना भी हो चुकी थी। नव पाषाण युग के चलन में जो है पूर्ण विकसित विकास ने मानव जीवन की अत्यधिक प्रभावित किया था, जिसके फलस्वरूप अनेक विद्वानों ने इस परिवर्तनों को महत्व को दर्शाने के लिए नव
पाषाणकालीन क्रांति यानी नेथोलिक रेवोल्यूशन का नाम दिया। परंतु अधिकतर विद्वान का यह विश्वास है कि यद्यपि यह जो है परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण है, तथापि इन परिवर्तन को प्राचीन पाषाण युग और मध्य पाषाण युग के दौरान हुए पिछली प्रगति के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। अंततः इसे जो है सतत विकास माना जाए, न कि क्रांति। देखिए, सबका अपना अपना विचारधारा है, लेकिन अगर हम साफ तौर पे देखें तो खेती बाड़ी की जो है कार्य में संलग्न होना, ये जो है क्रांति का ही एक रूप देखा जा सकता है। लेकिन बहुत से जो है विद्वानों ने जो है इसका अपना अलग ही महत्व दिया है। किसी ने इसको सतत विकास माना है तो किसी ने इसको नियोलिथिक रिवोल्यूशन का नाम दिया है। तो सबका अपना अपना विचारधारा है, इसको हम बदल नहीं सकते। लेकिन देखा जाए तो मानव में इस समय बहुत ही बदलाव आ गया और इंसानों ने जो है अपना घर बना के अपने गांव में रहना सीख लिया था और इनके पास हर चीज़ की सुविधाएं जो थी विकसित कर लिया था। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है नव पाषाण युग के औजार। देखिए, नव पाषाण कहते हैं ना, कोई भी काल के अगर हम औजार देखें तो उस काल की सभ्यताओं की विशेषताओं को जो है उजागर करता है, क्योंकि औजार ही बहुत कुछ बता देती है। नव पाषाण युग के औजारों में चिकनी सतह वाले घिसाई के औजार और भली भांति गोलाई किए हुए नपे तुले आकार के औजार शामिल थे, जैसे आज के समय में बनाया जाता है। घिसाई ने औजारों को पहना और पॉलिश किया गया आकार दिया, और पॉलिश ने इस औजारों को पहले की अवधि के औजारों से अधिक प्रभावशाली बना दिया, यानी काफ़ी जो था इसकी पॉलिश को निखारा गया। जैसे कि इन चित्रों में भी आप देख सकते हो, इन चित्रों में आप देख सकते हो कि इनको जो है कैसे इन्होंने घिसाई करके जो कितना तिक्का और कितना पतला कर दिया था। इनकी हाइट भी देख सकते हो कितने से कितना दिया गया है, जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस टूल को बता सकता है। देखिए कितना इन्होंने कितना जो है बारीकी से साथ जो है इन औजारों का जो है निर्माण किया, जो कि बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट था और बहुत ज़रूरी था। और भी देखते हैं इनके औजार जो आपके समझ के लिए काफ़ी ज़रूरी भी है। देखिए यहाँ पर नव पाषाण युग के औजार कितना जो है बड़ी कितनी तिक्की बनाई गई थी, तो आप समझ सकते हो कि इसकी हाइट लंबाई सब यहाँ दर्शाया गया है, जो कि आपको समझाने के लिए पर्याप्त है कि ये आजकल के जैसे ही वो बनाया करते थे। बेशक ही उनके बनाने का जो तकनीक था अलग था, वो हड्डियों का भी प्रयोग करते थे, पत्थरों का उपयोग करते थे, और आने वाला समय में धीरे धीरे उनकी विकास और भी होती चली गई। देखिए ये सब जो बनाई गई है कितनी अनोखी है और कितनी विचित्र है। हर कोई शिकार के लिए वो लोग अलग अलग तरीक़ों का जो है इस्तेमाल किया करते थे। तो ये चीज़ें आपके समझने के लिए ज़रूरी होगा कि भाई उस समय के जो लोग थे किस प्रकार के औजार का इस्तेमाल किया करते थे। इन औजारों को देखने से इनकी विशेषताओं का हमें पता लग जाता है कि वो किस प्रकार के जो है उस समय जानवर हुआ करती थी, किस प्रकार जो है ये लोग इसका इस्तेमाल किया करते थे। आप देख सकते हो कि ऊपर से भी कोई चीज़ फंसाने के लिए उन्होंने इन चीज़ों का व्यवस्था पहले से ही कर रखा था। ये सारे औजार जो है बहुत विशिष्ट और महत्वपूर्ण है उस समय के जो है काल को दर्शाने के लिए, जो कि आप यहाँ समझ सकते हो, देख सकते हो कि कई जगहों पे तो हॉल भी नज़र आ रहा होगा। तो ये बांधने के लिए उपयोग किया करते थे, तो जो कि इनकी औजारों की मुख्य विशेषताओं में से एक मानी जा सकती है। देखा जाए तो नव पाषाण युग के घिसाई किए गए औजार में विभिन्न प्रकार की कुल्हाड़ियाँ शामिल थी, जिन्हें हम सेलेक्ट यानी जो है आदिम कुल्हाड़ी कहा जाता है। पत्थर के औजारों के अतिरिक्त इस युग के स्थान पर विविध प्रकार की हड्डियों से बनी हुई वस्तुएं जैसे सुइयाँ, स्केपर, भूमि में छिद्र करने वाले औजार, वेरेट, तीरों के जो अग्रभाग, पैटर्न्स, चूड़ियाँ और कान के बुंदे आदि भी पाए गए हैं, जिसको हमने अभी डायग्राम में देखा भी है। ये सारे के सारे अत्यंत महत्वपूर्ण डायग्राम थे, जिसको ये दर्शाता था कि इस समय जो है नियोलिथिक एज में किस प्रकार के लोग जो थे विकसित हो चुके थे और उनका रहन सहन, उनके औजार किस प्रकार के थे। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है नव पाषाण युगीन स्थलों की जो है भौगोलिक विभाजन। देखिए भारतीय उपमहाद्वीपों के लगभग संपूर्ण भूभाग में नव पाषाण युगीन स्थलों का जो है विस्तार मिलती है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो बलुचिस्तान के कच्ची मैदानी क्षेत्र में जो है मेहरागढ़ ऐसी ही एक उत्कृष्ट स्थल है। मेहरागढ़ में की गई खुदाई से नव पाषाण युग के लोगों द्वारा घरों के निर्माण के समक्ष सामने आए हैं। यह घर धूप में सुखाई गई ईंटों से बनाए गए थे और इस घरों में छोटे कमरे के विभाजन भी किए गए थे। गेहूं, जौ और कपास की खेती किए जाने के प्रमाण इस असल पर जो है साफ देखने को मिल जाता है। कश्मीर घाटी में प्रमुख स्थानों में जो है मुजहोम और गुफरा कौल्स शामिल हैं। इन
नवपाषाण युग की सभ्यताओं की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक विशेषता इन जगहों पर रहने के लिए पाए गए गोलाकार और आयताकार गड्ढे भी जो है विशेष अपना स्थान बता रहे हैं। विद्या पठार के किनारे के साथ साथ उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास स्थित बेलना घाटी में भी अनेक स्थान ऐसे हैं जहां जो और महागारा पाए गए। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट उनके जो है इस समय की विशेषता बता रहा है, क्योंकि वो हर तरह से जो है काफ़ी विकसित हो चुके थे और वो गांव में रहना शुभ आरंभ कर चुके थे। इस वजह से उनका जीवन में काफ़ी बदलाव आ गया था। कई जगहों तो आप देखा भी है कि वो ईंटों के घर में रहा करते थे। गुफाओं जो थी उनकी मनपसंद जगह होती थी। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ घर बना के और जीवन यापन करना उनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक माना जा सकता है। नवपाषाण युग के औजार पत्थर और हड्डी दोनों से बनाए गए थे और मिट्टी के बर्तन, अन्य कलाकृतियां, फूल, पौधे और प्राणियों के अवशेष इन स्थानों पर हमें मिले हैं। इससे ये प्रमाण साफ हो जाता है। बिहार और जो है मध्य गंगा घाटी के क्षेत्र में जो है चिरंड बहुत ही लोकप्रिय स्थल है और असम, मेघालय और नागालैंड की पहाड़ियों पर भी अनेक स्थल मौजूद है। घिसाई की गई छोटी कुल्हाड़ियाँ के साथ साथ मिट्टी के बर्तन आदि इस क्षेत्र से मिले हैं। दक्षिण भारत में भीम, कृष्ण और तुंगभद्र और कावेरी नदियों के किनारे किनारे अनेक स्थल आबादी की खोज भी की गई है। कुछ प्रमुख स्थल जो है सगनकल्लू, ब्रह्मगिरी, मस्की, पिल्हाल, कोल्हार कर्नाटक में जो है उन्नूर और जो है नागा अर्जुन कोडा में, आंध्र प्रदेश में बुढ़ाल और तमिलनाडु में पाली। इस स्थानों पर खेती और पशुपालन के भी प्रमाण मिले हैं। रागी दक्षिण भारत के गांवों में उगाई गई सबसे प्राचीन फसल थी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ बात को दर्शाता है। इन सब बातों को आप मैप से भी समझ सकते हो। यहाँ पर अगर आपने देखा होगा स्क्वायर शेप दिख रहे होंगे, जैसे श्रीनगर के पास है जोहोम है, जो कि एक खनन किए गए स्थल है। आधुनिक शहर आपको ट्रायंगल शेप में दिख रहा होगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्तमान भारत की बाहरी सीमा जो है आपको डॉट रेखाओं में दिख रहा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट को यहाँ दर्शा रहा है। ठीक है, इस बात को आप देख सकते हो कि पूरे भारत में जो है इनकी काफ़ी जो है स्थल थी, लेकिन सबसे अधिक जो है चरने की साइड आप देख सकते हो कितने सारे जो है यहाँ पर जगह को जो है स्क्वायर शेप में दिखाया गया है, जिसमें नागा अर्जुन कोडा भी आपको नजर आ रहा होगा, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात को दर्शा रहा है। लेकिन दोस्तों सारी पॉइंट को दिखाना बताना संभव नहीं है, क्योंकि टाइम का भी यहाँ पर बहुत ही प्रतिबंध होता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है जीवन कृपाण की पद्धति, यानी जीवन जीने की क्या पद्धति थी। नवपाषाण चरण में खेती बाड़ी का आगमन बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन था। भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर इस काल के लोगों ने विविध प्रकार की फसलों उगाई, जैसे गेहूं, जौ, दालें आदि। खेती बाड़ी के काम में पशुपालन गति दी गई। काफ़ी शिकार अभी भी लोगों का प्रमुख व्यवसाय में से एक था। लोगों द्वारा घरों में पाले गए पालतू जानवरों में भेड़, बकरी, गाय, भैंस आदि शामिल थे, जिससे वो काफ़ी उपयोग इस वस्तु प्राप्त करते थे। जो शिकार किए गए जंगली जानवरों में थे सुअर, नीलगाय और चिकारा आदि। नवपाषाण युग के लोगों द्वारा बनाए गए विविध प्रकार के पत्थरों के औजारों के संबंध में पहले ही हम जान चुके हैं और समझ चुके हैं। न्योलिथिक काल के लोगों ने मिट्टी के बर्तन भी पहले हाथ से बनाया करते थे और बाद में चाक पहियों पर बनाने लग गए। इन्हें बड़ी बड़ी जो है भट्टियों में पकाया भी लगा। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये लोग काफ़ी विकसित होते चले गए, जैसे आज आधुनिक युग में ऐसा होता है। लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट बात होता है कि गाँव में इस तरह की पद्धति आज भी देखने को मिलता है। तो आप कह सकते हो कि ये लोग जो थे बिल्कुल गाँव में जैसे लोग रहते हैं उस तरह से जीवन यापन ये लोग किया करते थे। कहते हैं अगर देखा जाए तो अनाज भंडार के लिए मुख्य साधन थे। संक्षेप में यह कह सकते हैं कि निथोलिक सभ्यताओं के विशेष रूप से शिकार और संग्रहकर्ता में पेड़ पौधे, खेती बाड़ी करने और पशुपालन करने वाले लोगों में परिवर्तन होने वाली जनसमूह के रूप में पहचाना जा सकता है। यानी वो लोग जितने भी थे उनके जो मिट्टी घरे बनाए जाते थे उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य हुए करते थे कि अनाज के भंडारण करने के लिए उपयोग किया करते थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात को यहाँ दर्शाता है। पॉलिश किए गए औजारों ने मानवों के लिए खेती बाड़ी, शिकार करने और अन्य गतिविधियों से संबंधित कामों को आसान कर दिया था। इसके परिणाम स्वरूप खाद्य संसाधनों की बहुलता में उपलब्धता से जनसंख्या में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई और बढ़ती आबादी के कारण गांवों के स्थायी आबादियों में भी वृद्धि हुई। नवपाषाण युग की सभ्यताओं ने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी जिसके बाद के समय में शहरों और कस्बों के विकास में सहायता मिला। तो आज के समय गाँव अगर देखोगे तो कुछ हद तक इसी तरह से नजर आएगा। तो ये नेथलिक्स एज के रूप में ही देखा जा सकता है, जहाँ पर विकास की हर एक चरण आपको स्पष्ट और जो है दिखेगा। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है ऐतिहासिक कला, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
चट्टानों पर चित्रकारी मध्य पाषाण जो है मेसोलिथिक युग के लोगों की बहुत ही महत्वपूर्ण और विभिन्न विशेषताएं थी। यद्यपि इसकी जो है शुरुआत के संकेत उत्तर पूरा पाषाण काल से भी हमें पाए गए हैं। यह चित्रकारी चट्टानों में बनाए गए बसेरों के दीवारों पर बनाई गई थी और इनमें से अधिकतर चित्रकारी जो थे मध्य प्रदेश में भीमबेटका में पाई गई। यानी ऐतिहासिक कला के रूप में इसी बात को आप समझ सकते हो कि वो लोग जहाँ रहते थे वहाँ पर हर तरह की चित्रकारी करते थे। जैसे आप लोग भी अपने जो है बॉल पे क्या लगाते हो, चित्र लगाते हो, वो लोग चित्र स्वयं बनाया करते थे क्योंकि उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। ठीक है, इससे उनके चित्र जो थे हमें ये समझाने के लिए बहुत पर्याप्त थे कि वो किस प्रकार के एक्टिविटी किया करते थे। इन्हें मध्य पाषाण लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन की झांकी हमें साफ देखने को मिलता है। ठीक है, चित्रकारी में पाए गए चित्रों का मुख्य विषय था शिकार, मछली पकड़ना, भोजन एकत्र करना। ये सब बातों को उन्होंने दर्शाया भी था। जैसे जंगली सुअर, भैंस, बकरी और नीलगाय आदि के चित्र आमतौर पर चित्रों में देखने को मिल जाता है। चट्टानों पर की गई चित्रकारी में बच्चों का जन्म, बच्चों का पालन पोषण और दफनाए जाने की रीतियाँ पूरी किए जाने वाले संबंधित चित्र दर्शाए गए हैं। यानी इससे ये पता चलता है कि उस समय के लोग काफ़ी समझ वाले थे कि उनके आने वाला पीढ़ी जो है उनको उसी प्रकार से जो है उनको दफनाए या उसी तरह से जो है बच्चों का पालन पोषण करे। जैसे हम आज के समय में नेट जो है इंटरनेट हो गया, किताबों में हम लिखते हैं, पढ़ाते हैं, सेम वो भी अपने बच्चों के इसी प्रकार से चित्रों के माध्यम से समझाने की कोशिश किया करते थे। एक समूह में रहकर शिकार करने के दृश्य को संकेत मिलता है कि उनको ये भी बात सिखाने की कोशिश करते थे कि हमें एक रह के शिकार करना चाहिए, और इस बात को वो दर्शाने के लिए जो है उन्होंने दीवारों पर खोदना और दीवारों पर चित्र बनाना उन्हें मिलती थी। कहते हैं मध्य पाषाण लोग जो है समूह बनाकर रहते थे और जीवन अपने यापन करते थे। अंततः हम यह कह सकते हैं कि मध्य पाषाणकालीन समाज जो है पूरा पाषाण युग के लोगों में अधिक स्थिरता और शिकार संग्रह आदि भी इसका मुख्य पेशा था। यानी इस समय के दौरान देखा जाए तो ये लोग बहुत ही काफ़ी समझदार थे कि आने वाला पीढ़ी भी उनका अनुसरण करे, इसलिए दीवारों पर, पत्थरों पर अपना जो है हर एक रूल रेगुलेशन को बना दिया करते थे। ठीक है, इससे वो लोग जो थे शिकार करने की हर पद्धति को समझ लिया करते थे बहुत ही आसान तरीके से। जैसे कि आप यहाँ चित्र में भी आप देख सकते हो कि उस समय की क्या पद्धति थी। यह चित्र बेशक धुंधला आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन आप देख सकते हो कि किस प्रकार किसी जानवर पर बैठ के ये लोग शिकार करने जा रहे हैं और किस प्रकार जो ये स्थिति को दर्शा रहे हैं। तो बहुत काफ़ी यहाँ पर इंपॉर्टेंट डायग्राम था। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये चैप्टर जो कि बहुत महत्वपूर्ण था खत्म हो जाता है। अगला चैप्टर जो है हमारा हड़प्पा कल्चर है, तो उसको देखना मत भूलना।